2023 में 3 राज्यों के चुनाव हैं और एक तेलंगाना उसमें महत्वपूर्ण राज्य, चौथा राज्य। लेकिन 24 के जो लोकसभा चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष जो है वो अपनी कवायद कर रहा है, इंडिया बना चुका है, लेकिन उस इंडिया में बसपा नहीं है। बसपा क्या भविष्य है, क्या कुछ हो रहा है, उसको लेके मेरे साथ बात करने के लिए सर जयप्रकाश सिंह जी हैं, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएसपी के। आप सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर एक सवाल तो पहले यही कि आजकल आप हैं कहाँ, क्योंकि आप हमें नज़र नहीं आ रहे बहुत दिनों। सक्रियता जो आपकी पहले थी, बीच में ब्रेक लगा हुआ है। सर ऐसा है, जैसे कि हमने जानकारी भी दी थी कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो हमने नई गाड़ी बुक की है क्रिस्टा। तो वो क्रिस्टा अब जल्दी में आने वाली है 15 अगस्त के आसपास। तो उसके बाद हम लोग फिर से फील्ड में निकल जाएंगे जी। पिछले जो चुनाव रहे उसमें तो काफ़ी ज़्यादा स्थिति ख़राब रही बसपा की, जैसे विधानसभा यूपी का रहा हो, वो तो था ही था। उसके बाद जब निगम के चुनाव आए तो लोगों को लग रहा था कि एक आधा मेयर जीत जाएगा। तो वास्तविकता में यूपी में हो क्या रहा है? जब मेरठ की सीट का एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ, आप जानते ही मैं उस इलाके को अच्छी तरह से। वो सीट वो है जब बसपा का सिटिंग मेयर था, पर बसपा चौथे नंबर पे आ गई। सपा और क्या नाम है, पतंग उड़ी है वहाँ पे ओवैसी साहब की। तो क्या होगा आगे चल के? देखिए सर, इस बात को हमको अब नहीं तो बाद में मानना पड़ेगा कि कैडर के आधार पर जो ये मूवमेंट तैयार किया गया था साहब कांसीराम जी के द्वारा, उसके बाद जब से ये कैडर कैंप बंद हुआ है तो तमाम जाति के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को, जो साहब कांसीराम जी ने पॉलिटिक्स सिखाई थी, और ख़ास तौर से सिखाई नहीं कह सकते उसको, ये भी कह सकते हैं साथ में कि मूवमेंट के साथ जो जोड़ा था, और जैसे वो बिरादरियाँ जुड़ने लगीं, उनके अंदर अवेयरनेस फैली, तो उसके बाद में उन बिरादरियों के अंदर राजनीतिक चेतना पैदा होना स्वाभाविक था। और जिस समाज में राजनीतिक चेतना पैदा हो जाती है तो उस समाज के अंदर लीडरशिप निकलना शुरू हो जाती है, तो वो अपनी बिरादरी का नेता चुनना की वो प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है, उन बिरादरी में, जिस बिरादरियों में राजनीति निकल रही है, उन बिरादरियों के जो नेता हैं उनको हमें साथ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर हम लोग थोड़ी चूक कर गए। जैसे आप लोग अगर देखें, अध्ययन करें, तो जिन लोगों ने पानी पी पी करके कोसा बीजेपी को, मोदी को, योगी को, उन नेताओं को भी बीजेपी अपने एनडीए में जो है बुला रही है। तो ये एनडीए में नहीं बुला रही है, बल्कि जो है वो उनकी बिरादरी को अपने साथ जोड़ रही है। उनको पता है कि ये हमारे साथ में हिंदुत्व के नाम पे हो सकता है, जितने आ सकते हैं वो ठीक है। जो लोग हिंदुत्व के नाम पे ना आएँ, और जो लोग मूवमेंट के नाम पर या किसी अपनी बिरादरी के नेता के नाम पर काम कर रहे हो, तो उनकी बिरादरी के नेता को जब तक आप साथ नहीं लेंगे तब तक उनकी बिरादरी आपके साथ नहीं आएगी। तो बसपा की तरफ से कई बार ना ये बयान आते हैं कि नेता जाता है तो जाता है, पर वोट लेके नहीं जाता वो अपने साथ। नहीं, देखिए ऐसी बात तो नहीं है, जाता है। कैसे हम कह सकते हैं नहीं जाता? आप देखिए, हम लोग 32% पर थे। वोट तो कम हुआ ही है बसपा। वोट कम हुआ है तो कहीं ना कहीं तो वोट किसका है? अब इसको आदमी कोई कुछ ही बोल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इस पर अध्ययन करना पड़ेगा, और मूवमेंट को और जो आज के जो पॉलिटिक्स है उसको समझते हुए हमें कुछ डिसीजन हम ले लेते हैं, तो हो सकता है हम बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं। 12.88 13% बोलते हैं कि बसपा का विधानसभा में वोट रहा था। तो आपको एक लग रहा है कि ये वाकई में कोर वोट है? क्योंकि बसपा की तरफ से तो ये बात आती है ना कि ये कोर वोट है। कोर वोट का मतलब है कि बसपा का जो अपना दलित वोट है वो इंटैक्ट है, उसमें जाटव वोट उसमें इंटैक्ट है। तो क्या 403 सीटों पे आपको लग रहा है कि ये जाटव वोट ही होगा, या फिर मिला जुला है, या बसपा कुछ मिस कैलकुलेशन कर रही है? क्योंकि अगर फिर से मिस कैलकुलेशन हुई तो आगे चल के भारी पड़ सकता है। देखिए, जब 22% हमारे पास वोट था पिछले बार चुनाव में, 2000 इससे पहले वाले 17 वाले में, जो विधानसभा में, नहीं विधानसभा जो हम लड़े थे, उसमें हमारे पास जब 22% वोट था तो उसको भी हम लोग कोर वोट ही बोलते थे। अब जब ये वोट कट के हमारे पास में 12.5-13% जो बचा है, इसको भी हम कोर वोट बोलते हैं। इसमें कोर वोट में मतलब ये है कि पहले जो है टोटल एससी को हम कोर वोट बोलते थे, अब केवल चमार बिरादरी को हम लोग कोर वोट बोलने लगे हैं। तो ये तो हो नहीं सकता कि केवल टोटल ये चमार बिरादरी का ही वोट है। ज़रूर जो आदमी कैंडिडेट चुनाव लड़ता है विधानसभा के अंदर, 1-2% उसका ज़रूर आया है। तो मुझे लगता है इसमें 10% के आसपास जो है, 10-11% के आसपास इसमें जो है अपने एससी समाज का, मतलब चमार बिरादरी का वोट है। और बाकी 1-2% जो वोट है वो अलग, जैसे सभी बिरादरी में बहुत से लोग लाइक करते हैं बहन जी के काम को, उनका थोड़ा सा वोट है, 1-8% जो है कैंडिडेट का वोट है। इस प्रकार से 13% वोट बनता है। एक सवाल है, वैसे तो आपसे पूछना बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप ज़मीन पे घूमते हो, ये तो बसपा के लोग ज़्यादा बेहतर बताएंगे, चेहरे बदलते नहीं हैं? मतलब जैसे अगर मान लीजिए राइन साहब हैं तो राइन साहब ही दिख रहे हैं, मुनकाद साहब है तो मुनकाद साहब ही हैं। बसपा हारे चाहे जीते, कुछ नया नहीं निकल के आ रहा है। चलो ठीक है, मान लीजिए इमरान मसूद आ गए, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया सहारनपुर में, आपको पता है, वो भी कह रहे हैं कि हराया गया मेरे को। हाँ, देखिए ये बात जायज़ है, हराया तो गया ही है।
और जो है दूसरी बात यह है कि चाहे इमरान मसूद जी का मामला हो, चाहे इनका मामला हो, ये जो है वैसे मैंने सुनने में आया है, मेरी अभी भी बात हुई है रास्ते में एक दो जगह, कि बहन जी अब यूथ पे फोकस कर रही हैं। उनको पता है कि यूथ में जो, और जो है एक चीज़ और है, बहन जी जो है जिन जिन बिरादरी के लोग दूसरी पार्टियों में गए हैं या उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, उन बिरादरियों में से नेता को निकालने का बहन जी प्रयास कर रही है। जैसे पाल साहब आए हैं और भी प्रजापति आए हैं, तो इस प्रकार से बहन जी प्रयास तो कर रही है। अब देखते हैं ये कहाँ तक हम लोग कितनी जल्दी इसको रिकवर कर पाते हैं। तो ये तो है। 3 राज्यों के चुनाव है, उसमें से एक राजस्थान भी है जहाँ पे आप रहे हैं, आपको अच्छी तरह पता है प्रभारी के रूप में। 6 विधायक को तो अब टिकट नहीं मिलेगा जो बसपा के थे, ये तो साफ कर दिया पार्टी ने, पार्टी की तरफ से साफ है कि जो बसपा को धोखा देकर गए अब उनको टिकट दोबारा नहीं मिलेगा। तो क्या नज़र आ रहा है आपको रणनीति वहाँ पे? अब यात्रा फिर शुरू होने वाली है। देखिए ये तो बिल्कुल जायज़ है कि टिकट नहीं देना चाहिए, और वो पार्टी नहीं दे रही है, ये भी अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से बीएसपी के जो टिकटों का वहाँ पर जो सिलेक्शन बीएसपी कर रही है, तो वहाँ पर जो है इन जो लोग कांग्रेस में गए हैं वो ऐसा दाव बीएसपी वहाँ पर खेल रही है कि कांग्रेस पार्टी हमारे बीएसपी में से गए हुए विधायकों की सीट नहीं कर, वहाँ पर टिकट नहीं कर सकती। जैसे करौली से मीना, वो लाखन सिंह मीना थे, वो वहाँ पे गए हैं, तो वहाँ बसपा ने मीना को पहले डिसाइड कर दिया। जब बसपा को वहाँ पहले डिसाइड कर दिया जाएगा तो फिर कांग्रेस मीना को टिकट वहाँ नहीं दे सकती, वो न हारेगा। तो इसे जीतने के हिसाब से वो नॉन मीना को वहाँ पर वो लेगी। तो इसलिए सिलेक्शन तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, और जो है मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर हम लोग 10-15 सीटें फिर से निकाल सकते हैं, अगर इसी प्रकार से जो है टिकटों का बंटवारा ठीक होता चला गया। तो 24 में आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि देखिए एक गठबंधन बन के आया इंडिया करके, जिसको मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया नहीं घमंडिया है ये, और बहुत सारी बातें कह रहे हैं वो। तो अब क्या लग रहा है, बसपा ना इधर है ना उधर है, तो लोग कहते हैं कि बसपा तटस्थ है। तो बसपा पे बहुत सारे आरोप लग जाते हैं कि आप जो बीजेपी विरोधी खेमा है उसके साथ क्यों नज़र नहीं आते? देखिए अगर तटस्थ वर्ड के हम यूज़ करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूर है, इसका मतलब नज़दीक है, हम किनारे पर है ना, तट पर है ना। तो हो सकता है हमारा वहाँ पर हमें स्पेस बनता है हमारे लिए, और हमारे लिए वहाँ पर हमारी आवश्यकता महसूस होती है, या हमको लगता है कि वहाँ जाने से हमको फ़ायदा है, तो बहन जी पलटी वहाँ पर ले सकती है। तो बिल्कुल नज़दीक चल रहे हैं ना हम लोग, हमने बोल दिया ना कि हम किसी के साथ नहीं हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहन जी अपने पत्ते नहीं खोल रही हैं, वो अपने पत्ते बहुत अपने क्लोज रख रही हैं और आखिर में पत्ते खोलेंगी। यूपी में कोई समीकरण नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि देखिए वहाँ पे अखिलेश साथ में जयंत चुनाव मिलके लड़ेंगे, ये तय है, बात लगभग तय है। और कांग्रेस का क्या भूमिका होगी इसमें अभी तक साफ नहीं है, लेकिन मीटिंग्स हो रही हो सकता है तब तक कुछ ना कुछ सीट शेयरिंग निकल के आ जाए अगर आती है तो क्या बसपा को कहीं देख रहे हैं इस समीकरण में? देखिए बसपा में बहन जी ने बोला है कि हम दोनों में से किसी के साथ नहीं हैं, और जो इंडिया जो बना है ना अभी पे, अगर उसका आप अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसमें भी एकता दिखाई नहीं दे रही है, एकता नहीं है। आपके जो जयंत हैं देख लो, अभी बिल्कुल वो वर्कआउट कर गए, है नहीं, बिल्कुल खिलाफ में चले गए, एक तरह से जो उनके हिसाब से नहीं चले। और रोज़ चर्चा आप लोग देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि जो है वहाँ पर जो है जयंत जो है बीजेपी में जा सकते हैं। तो यहाँ कोई भी पलटी, मतलब एनडीए में जा सकते हैं, यहाँ कोई भी पलटी मारने की स्थिति में है। और इन पर तो कोई भरोसा ही नहीं कर सकता। ये जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, इन पर तो कोई भरोसा नहीं। तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने वाले हैं। हाँ, लेकिन अभी तक को डिक्लेयर तो हुआ नहीं है। तो अभी तक ये ऐसी यहाँ पर जो ना कोई विश्वासी लोग नहीं हैं जिस पर एक विश्वास किया जाए। केवल इनमें बहन जी एक ऐसी विश्वासी लोग थी, इन्होंने इसलिए बहन जी को साथ में नहीं लिया क्योंकि सीनियरिटी के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से बहन जी सबसे सीनियर थी। अगर वो बहन जी को इग्नोर करते हैं एनडीए में रख करके, तो फिर वहाँ पर सीनियरिटी पर सवाल उठता है। और अगर वो उनको लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हम लोग कैसे इनके लिए। यही जो बात आप कह रहे हैं यही बसपा के लिए भी चिंताजनक बन जाती है कि जब विपक्षी एकता है उसमें कमी निकाल ली जाती है कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, जबकि होना चाहिए कि विपक्ष की 4 कमियां छुपा देनी चाहिए बसपा। देखिए अगर आप देखें, लड़ाई तो भाजपा से है ना, वास्तविकता एनडीए से है ना जी। देखिए अगर हम देखें कि ये जो इंडिया जो बनाया है इन्होंने, ये यूपीए का हिस्सा है। यूपीए इसको गवर्न कर रहा है, नाम बेशक इंडिया है, और उसकी हेड जो है कांग्रेस है। तो कांग्रेस से हमारा जो दो टूक जो बात रही है ना हमेशा, जब मैं राजस्थान का प्रभारी था तब भी हमारी यही बात थी। जो बहन जी हमसे जो बात करती थी कि वो उत्तर प्रदेश में तो हमसे सीट लेना चाहती है कांग्रेस,
लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टेट जहाँ उसकी थोड़ी स्थिति ठीक है, वहाँ हमको रेशियो में जो है अच्छे हिसाब में हमको सीट नहीं देना चाहती। तो बहन जी की लड़ाई हमेशा इस बात पे रही है कांग्रेस से कि भाई हम उत्तर प्रदेश में आपको अगर जगह दे रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश से बाहर के जो स्टेट हैं उसमें आप हमें जगह दीजिए ना। लेकिन कांग्रेस वहाँ पे हमें जगह देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? उसमें कुछ कमी हमारी है, उसमें कमी कुछ हमारी क्यों है? क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के बाहर के स्टेट के अंदर हमारा जो समाज है, एससी समाज है जिसको हम चमार बिरादरी कहते हैं मुख्य रूप से, उसमें से वो बीएसपी के साथ खड़ा नहीं हो रहा है, वो ऑलरेडी कांग्रेस के साथ खड़ा है। जब वो कांग्रेस के साथ खड़ा है तो वहाँ कांग्रेस दो दबाव में नहीं आ रही है बीएसपी के में। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो इसलिए बहन जी जो बोल रही हैं वो ये कह रही हैं कि भाई हमको आप हिस्सा दो, हमारा जो बनता है, तो हम इंडिया में हम लोग आने के लिए बात बन सकती है। बेसिकली बहन जी दबाव डाल रही हैं, वेट एंड वॉच कर रही हैं, हो कुछ भी सकता है आगे चल के ना। बिल्कुल, आपने देखा होगा उसके साथ भी जो हमारा गठबंधन बाद में पहले जो हुआ था 19 के अंदर, तो वो भी तो एक जैसे लास्ट उसी में हुआ था। और बहन जी के पास जो वोट की जो ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है ना, दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र करने की जो कैपेसिटी है वो इतनी शार्प, इतनी तेज़ है कि अगर वो चुनाव के 2 दिन पहले भी ये बोल दें कि ये ऐसे होना है तो वैसे हो जाएगा। तो इसलिए सब लोग अस्वस्थ हैं। अभी तक इंडिया के अंदर मजबूती नहीं है, इंडिया अभी तक इस स्थिति में विश्वास जीत ही नहीं पा रही है जो इंडिया जो उन्होंने बनाया है। तो ऐसी स्थिति में अगर बहन जी को अच्छा स्थान मिलता है तो मुझे उम्मीद है, जो मैंने बहन जी को जो मैंने समझा है, बहन जी के पास में रह के जो मैंने बातचीत उनकी देखी है, वो कांग्रेस को हमेशा दबाव में रख करके, क्योंकि साहब के समय से साहब के समय से हमने कांग्रेस को दबाव में लेकर के काम करवाए हैं, अपने जितने भी करवाए हैं। तो अगर वो हमारी बातों को मानती है, अगर दबाव वर्ड भी अगर हम लोग यूज़ ना करें तो कम से कम जो हमारे जितना हमारा हिस्सा बनता है वो तो हमको मिलना चाहिए। तो आपको लग रहा है अब पुराने परिणामों के बाद अब 3 राज्यों में कुछ होने वाला है, कुछ बेहतर? क्योंकि बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। रामजी गौतम साहब ने काफ़ी ज़्यादा कई राज्यों में मूवमेंट किया हुआ है, हालांकि मीडिया उसको ज़्यादा दिखाती नहीं है और लोगों को वो जो है एक मैसेज पहुंच नहीं पाता है। लोग कहते हैं कि बसपा सक्रिय नहीं, जबकि बसपा वाकई में सक्रिय है ग्राउंड पे। देखिए, अगर आप देखें, मैं जो अध्ययन कर रहा हूं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, जिसको आप बोलने दिखाते नहीं है, वो अब सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स की जो मीडिया है ना उसके पीछे चलने लगी है। अब देखो, जो घटनाएँ आप लोग पहले दिखाए देते हैं उसको बाद में वो लोग दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिखाएँ चाहे ना दिखाएँ, लेकिन हमारा काम चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है परिणाम अच्छे आएंगे, हम उम्मीद करते हैं। और टिकटों का सिलेक्शन अगर ठीक हो जाता है तो हमारे परिणाम अच्छे आएंगे, हो सकता है पहले से बेहतर आएंगे। कोई गठबंधन की भी संभावना, सपा बसपा अगर मान लीजिए आखिर में कुछ हो जाता है तो क्या रहेगा समीकरण? 30-30, 10-10 कुछ जयंत किस तरह सीट? देखिए, बहन जी का जो रुतबा है जिससे बहन जी जानी जाती हैं, चाहे कितने गठबंधन कर लें, लेकिन अगर बहन जी ने देखिए, हमारे वो थे पत्रकार हैं सैयद कासिम जी, उन्होंने एक बात कही थी कि बहन जी का वेट सबको है, सारे नेताओं को बहन जी का इंतज़ार है कि बहन जी किसको बुला लें। अगर अखिलेश यादव जी से बहन जी ये कहें कि आपको कल सुबह हमारे कोठी पे दिल्ली आना है तो कल सुबह 10 बजे वो आपको वहाँ मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता बहन जी ज़रूर निकालेंगी। और हो सकता है ये इंडिया वाला जो मामला है ना, ये अभी भी चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर लोगों को लगता है तो कुछ दिन के बाद आप देख सकते हैं कि ये आचार संहिता लगने से पहले या 1-2 महीने के अंदर इसमें आपको फूट पड़ती हुई दिखाई देगी। आपने देखा भी होगा, कभी तो बोलते हैं कि ममता बनर्जी नहीं बोल रही है अपनी बात को, कभी बोलते हैं कि वो वहाँ से आए तो उन्होंने नहीं बोली बात, कभी ये कहते हैं कि उनके घर में कोई बीमार हो गया तो वो उसमें नहीं शामिल हुआ, जबकि ये चीज़ तो प्रायोरिटी पे होती है, वो आगे सब तो बहानेबाजी होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें एकता, वो बेचारे प्रयास कर रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रही है। वो दबाव बनाना चाहते हैं कि भाई समाज को दिखाना चाहते हैं कि भाई आप जो है अगर बीजेपी को हराना चाहते हो तो ये विकल्प सबसे अच्छा है, तो बसपा को छोड़ करके आप हमारे साथ आ जाइए। जब तक उनको ये लगेगा कि बसपा को छोड़ करके ये हमारे साथ आ रहे हैं एससी समाज के लोग, तब तक वो प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि बिना बहन जी के हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, तो बहन जी को लेना और बहन जी को लीडरशिप देना उनकी मजबूरी बन जाएगी। आखिरी सवाल 27 का सवाल है, वैसे तो दूर का है लेकिन बसपा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बसपा जो है उनके लिए दोनों ही चुनाव महत्वपूर्ण है, 24 और 27 भी, क्योंकि पिछला विधानसभा में एक विधायक और 12% का, 12.5% का, 13% का वोट है। क्या लग रहा है आपको, बसपा ने पिछला विधानसभा चुनाव में
सतीश चंद्र मिश्रा जी को आगे रखा, शंख भी बजे और ब्राह्मणों को भी काफ़ी तवज्जो मिली। फिर उसके बाद निगम के चुनाव में बसपा ने दलित मुस्लिम का समीकरण बनाने की कोशिश की और कुछ मुस्लिम नेताओं को तवज्जो भी रही उसमें। बीच में उपचुनाव आया था आजमगढ़ का, जहाँ पे उनको अच्छे खासे, हाँ जी। अब बसपा किस रणनीति पर चलेगी, कहाँ जाएगी, क्योंकि वोट प्रतिशत तो कम हुआ है, तो वापस कैसे आएगा। और बसपा को क्योंकि चुनौती है सारी की सारी, आपके पास विधायक नहीं होंगे तो राज्यसभा भेज नहीं पाओ किसी को, एमएलसी आपके बनेंगे नहीं, और 27 में विधायक कैसे आएंगे बसपा के, ये महत्वपूर्ण है। देखिए बिल्कुल बात जायज़ है कि वो जो चुनाव था वो ब्राह्मण के आगे लेकर के चलने की उस समय आवश्यकता थी। ये नहीं कह सकते कि बहन जी ने वो गलत किया, क्योंकि उस समय मोदी योगी सरकार के अंदर 6000 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई थी और ब्राह्मण कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रहा था कि हमारा भविष्य खतरे में है। कितना प्रतिशत वोट है ब्राह्मणों का? ब्राह्मणों का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 7% वोट है, 7%। और पूर्वांचल के अंदर 18% तक एक विधानसभा में ब्राह्मणों का वोट है, जो कि अपने साथ में औरों को भी साथ में वो मिलता नहीं ना बसपा को? नहीं, पहले उम्मीद थी ना, पहले मिला होगा, पहले भी मिला था और हमको उम्मीद भी थी कि जिस प्रकार से 6000 ब्राह्मणों की हत्या भाजपा ने की है और आरएसएस के अंदर ब्राह्मणों को सेकंड कतार में खड़ा करके और क्षत्रिय को ऊपर लेने की जो कवायद चल रही है, कहीं ना कहीं जैसे कि संविधान को कमज़ोर करके मनुस्मृति की सोच का मामला जो चल रहा है, तो वहाँ पर जो ब्राह्मण जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसके दिमाग में इस बात के समझ में आ गई थी, अगर मनुस्मृति को भी हम प्रायोरिटी देते हैं ना, तो उसमें जो है ब्राह्मण जो है संतरी बन सकता है, लेकिन सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। सिंहासन पर क्षत्रिय बैठेगा और उसके बाद में तो वो तो नीचे बैठेगा ना सलाहकार के रूप में ब्राह्मण। तो इस बात को लेकर के ब्राह्मणों में ये बात की चर्चा थी जगह जगह, लेकिन फिर बात जो है आखिर में जाकर के इन लोगों ने ब्राह्मण नेताओं को मनाया और ये कहा कि हम जो है ये जिद जो हट है क्षत्रिय पने की वो हम छोड़ते हैं और आप जो है एक बार फिर से हमको जो है भाजपा को मौका दो। 27 की वापसी का प्लान बताइए। ये 27 का मुझे ऐसा लगता है कि बहन जी जो है उनको जो ब्राह्मण का जो दाव था ना वो नहीं चल पाया, तो अब मुझे लगता है कि बहन जी नॉन ब्राह्मण का अगर बात करते हैं तो सीधा कहीं ना कहीं राजनीति सर बदल रही है, जाति समीकरण से हटकर वो लाभार्थियों पे चली गई है। वो आप क्या दोगे चुनाव जीतने के बाद? अभी अशोक गहलोत साहब ने 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फ़ोन दे दिया है, सिलेंडर 500 का पता नहीं क्या क्या दे दिया। तो बसपा तो अपना मैनिफेस्टो देती नहीं है, तो फिर क्या ऑफर करेगी? ऐसे जनता क्यों वोट करेगी? देखिए हम लोग बात बहन जी पे कर रहे हैं, डिसीजन बहन जी का निर्णय जो है बहन जी का ही तय करेगा, हमारी चाहत कोई तय नहीं करेगी। और कह सकते हैं ना सही है गलत, ये तो कह सकते हैं। देखिए बहन जी का जो मामला है उनका ये कहना है कि मैं किसी को कोई चीज़ फ्री में देने वाली ऐसे हूँ नहीं। मेरा मतलब है कि मैं शिक्षा दूंगी, रोजगार दूंगी, स्वास्थ्य दूंगी और आपको मैं सिक्योरिटी दूंगी। ये सब चीज़ें जो हैं जो संविधान में जो चीज़ें हैं, संविधान की चीज़ें मैं उनको दूंगी। तो कोई ये सोचे कि भाई हम ऐसी बातें बहन जी से कहलवा करके, हम ऐसा कुछ झूठ बहन जी से बुलवा करके ऐसा कर लेंगे, तो ऐसा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये दे दिया वो दे दिया, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों की शुरुआत देने की भी माननीय बहन जी ने की है। अगर पट्टे देने की बात करी हो वो बहन जी ने शुरू की है। अगर आपको जो है स्कॉलरशिप देने की बताओ, पूरे देश के अंदर सभी बिरादरी के लोगों को स्कॉलरशिप देने की शुरुआत बहन जी ने की है, वरना पहले SC/ST तक सीमित था। साहब कांशीराम उसे OBC पर ले गए और बहन जी ने जाकर के उसको जो है सब समाज के लिए कर दिया। तो ये चीज़ देने वाली हैं, वास्तविक चीज़ें। यहाँ आपका बच्चा पढ़ लिख करके तैयार होगा, वो कुछ काम भी कर लेगा तो उसमें उसके हुनर वो जो काम आएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम अब बहन जी इन काम वो करती भी हैं। अगर हम लोग विधवा पेंशन की बात करें तो ये बहन जी ने शुरू किया है। अगर हम लड़कियों के हम लोग साइकिल के स्कॉलरशिप की और उसको सम्मान राशि की बात करें तो वो बहन जी ने किया है। तो जो काम आज कोई भी स्टेट की सरकार कोई भी कर रही है जिस CM रहते हुए, वो सारे के सारे बहन जी से ही तो बोरो किए हैं इन लोगों ने। सर बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे सवाल रहे। और जयप्रकाश सिंह जी, आप बहुत सारे सवाल मैंने उनसे करे हैं और 3 राज्यों के चुनाव हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। बसपा को पॉजिटिव ट्रेंड शो करना पड़ेगा, कई चुनावों से नेगेटिव ट्रेंड है, बसपा के हाथ ज़्यादा लग नहीं रहा। यूपी जैसे राज्य की जो सीट हैं वो उत्तराखंड से कम रह गई हैं और 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उसमें अगर अच्छा आंकड़ा आता है
तो वो आने वाले लोकसभा चुनाव में बसपा को एक पॉजिटिविटी देगा। बहरहाल राजनीति बदल चुकी है, इस बात को सब मानते हैं, लेकिन बीएसपी उतनी तेजी से नहीं बदल रही समय के अनुसार, और लोक लुभावन और बेनिफिशियरी की जो राजनीति है, जो वादों की राजनीति है, वो आ गई है। और जातीय समीकरण की राजनीति अब कोई भी पार्टी करना नहीं चाहती, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत है, पेच बहुत है, और आसान ये है कि चुनाव जीतने के बाद आप क्या फ्री दोगे, ये सब बता के चुनाव जीते जा रहे हैं। और बीएसपी को ऐसे में विचार करना चाहिए कि मैनिफेस्टो लेकर आए, जब बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर सकती है और ईमानदार है, तो क्यों नहीं वो चीज़ें लिख के मैनिफेस्टो में दे दी जाएं। आरएस प्रवीण कुमार जब तेलंगाना में बहुत कुछ घोषित कर सकते हैं कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने पे वो क्या कुछ करेंगे, तो बाकी राज्य क्यों नहीं कर सकते। एक ही बीएसपी के अलग अलग पैरामीटर, अलग अलग मापदंड अलग अलग राज्यों में क्यों है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। डीएनएन हिंदी पे फिलहाल इतना ही। कमेंट कर दीजिएगा जो भी कुछ आप इसमें अपने विचार रखना चाहते हैं। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।